Hello students, welcome to Akshay's concept classes. So today in this video, I am going to discuss important questions from the chapter acids, bases and salt. So let's get started. So you can see the first question. White colored powder is used by doctors for supporting fractured bones. And in the A part, we have asked write chemical name and formula of the powder. And in B part, when this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. Write balanced chemical equation for the chains. तो देखिए ये जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसे डॉक्टर यूज करते हैं टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस और इन शॉर्ट पीओपी. तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो पीओपी होता है और इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. सो जो पीओपी होता है उसके फॉर्मूले में हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. ओके, सो द केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2O. ओके, एंड इन बी पार्ट हमसे बोला गया है कि जब ये व्हाइट पाउडर यानी पीओपी को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो एक हार्ड सॉलिड मास ऑब्टेन होता है और इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे. सो देखिए जब हम पीओपी में वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जिप्सम फॉर्म हो जाता है जो हमारा एक हार्ड मास होता है. सो द केमिकल रिएक्शन इज CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O and what we get gypsum which is CaSO4 डॉट 2 H2O. तो देखिए जो POP होता है और जो जिप्सम होता है ये बोथ हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं. बोथ ऑफ देम कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो इन POP we have half molecule of water of crystallization and in gypsum we have 2 molecule of water of crystallization. ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यू कैन सी अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो देखिए जब ब्रेड्स और केक्स को बेक किया जाता है तो उस टाइम उसमें एक व्हाइट कलर के पाउडर को मिक्स किया जाता है जिससे हमारा जो ब्रेड होता है या केक होता है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है, फूला हो जाता है ना, फूला फूला. सो राइट द नेम ऑफ द पाउडर. सो हमें इस पाउडर का नाम बताना है, उसके हमें इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, हमें हर इंग्रेडिएंट का फंक्शन एक्सप्लेन करना है and write the chemical reaction taking place when the powder is heated during baking. और जब इस पाउडर को हम हीट करते हैं बेकिंग के टाइम तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है. तो चलिए देखिए ये जो व्हाइट पाउडर होता है जिसको हम ऐड करते हैं ब्रेड्स और केक्स में बेकिंग के टाइम, दैट इज अवर बेकिंग पाउडर. तो ये हमारा बेकिंग पाउडर होता है जो हमारे केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड. तो हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स. वन इज अवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा होता है और दूसरा हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है. ओके, फिर हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट. तो हमें इन दोनों के फंक्शन को बताना है. एक तो हमें बेकिंग सोडा के फंक्शन को बताना है और एक टार्ट्रिक एसिड के फंक्शन को बताना है. देखिए जो आपका बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इट गिव्स CO2 व्हिच मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो हमें CO2 गैस देता है जिससे हमारा जो केक होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लफी होता है. और जो हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है इट न्यूट्रलाइजेस द बिटरनेस ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड. और जो हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है ये क्या काम करता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है सभी को पता है वो एक बेस होता है. उस बेस की वजह से जो हमारा केक होता है उसका जो टेस्ट होता है वो हमारा बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है. उस कड़वे स्वाद को हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एडिबल एसिड ऐड करते हैं विच इज हमारा टार्ट्रिक एसिड जो उस बेस के कड़वेपन को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें जो टेस्ट है वो यहाँ पे प्लेजेंट आता है, अच्छा एक टेस्ट आता है. ठीक है, और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यू नो NaHCO3 जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसको या बेकिंग सोडा है जब हम उसको हीट करते हैं सो इट डिकम्पोजेस इनटू Na2CO3 व्हिच इज योर सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस इसमें से इवॉल्व होती है प्लस वाटर इसमें से निकलेगा. ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यू हैव 4 सॉल्यूशंस A, B, C and D. तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं. द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6. तो जो A सॉल्यूशन है उसका pH 6 है, B is 9, C is 12 and D is 7. ओके, तो 4 सॉल्यूशन है. A का pH 6 है, B का pH 9 है, C का pH 12 है और D का pH 7 है. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन. तो हमें सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन बताना है. सो यू नो जो एसिड्स होते हैं एसिड्स हैव pH लेस देन 7, bases have pH more than 7 and if we have 7 pH then that is neutral.
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हो जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच 6 है, जो सबसे कम है, सो ए इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा कौन हो गया, यहाँ पे ए हो गया। एंड सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं जो सी है उसका पीएच आपका 12 है, सो सी इज मोस्ट बेसिक। सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। देखिए जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा हमें वाटर में डिसोशिएट होकर H+ आयन देते हैं। अब जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उतने ज्यादा हमें H+ आयन मिलेंगे, ठीक है। अब आप सभी को पता है जो एसिड्स होता है उनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। अब जितना कम पीएच होगा हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतने ही ज्यादा हमारे H+ आयंस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो सबसे पहले मुझे वो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसका पीएच सबसे ज्यादा है, देन उससे कम पीएच वाला, देन उससे कम पीएच वाला और फाइनली सबसे कम पीएच वाला। क्योंकि जिसका पीएच सबसे कम होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे और उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो ये जो ऑर्डर होगा सबसे पहले आपका सी आएगा, देन आपका बी आएगा, देन आपका डी आएगा एंड फाइनली आपका ए आएगा। क्योंकि जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच 6 है और क्योंकि उसका पीएच 6 है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इट इज द मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। तो चलिए सी पार्ट में चलते हैं। स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ पीएच पेपर ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन सी एंड डी, ठीक है। तो पीएच पेपर को अगर मैं सी सॉल्यूशन में और डी वाले सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो कलर में क्या चेंज आएगा। तो जो पीएच पेपर होगा वो आपका सी सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाएगा और आपके डी वाले सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो जब भी हम इसे किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं एसिडिक या बेसिक में तो इसका कलर चेंज होता है और वो कलर क्या चेंज होता है आप सभी को पता है, ठीक है। यू हैव द लिस्ट ऑफ द चेंज इन कलर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर। तो हमें एक कंपाउंड है जो कैल्शियम का है उसको आइडेंटिफाई करना है जो येलोइश व्हाइट पाउडर है एंड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और जो पीने का पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। आगे पूछा गया है राइट इट्स केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। हमें उसका केमिकल नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है, हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, उसे कैसे बनाया जाता है, एंड देन फाइनली राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। और जो केमिकल रिएक्शन होती है हमें उसको बताना है एंड ऑल्सो लिस्ट 2 अदर यूजेस ऑफ द कंपाउंड। इसके हमें 2 यूज और बताने हैं। तो देखिए ये जो कैल्शियम का कंपाउंड होता है जो येलोइश व्हाइट होता है और ये जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारा कंपाउंड क्या होता है, सो द कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ओके, सो इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सॉलिड स्लेक्ड लाइम विद ड्राई क्लोरीन गैस। तो हमारा जो सॉलिड स्लेक लाइम होता है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है और यहाँ पे हमें प्लस में वाटर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन CaOH2 plus Cl2 it will form CaOCl2 plus H2O। so this is the required chemical reaction। उसके बाद देखिए इसके हमें 2 यूजेस बताने हैं। तो आप सभी को पता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन एंड लीलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहां पे कॉटन और लीलन को भी ब्लीच करने के काम आता है। इसी तरीके से जो वुड पल्प होता है उसको भी ये ब्लीच करने के काम आता है पेपर बनाने के लिए, ओके। और दूसरा जो क्लोरीन होता है इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, आप ये भी यूज लिख सकते हो, और इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है बेसिकली एक एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, सो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए काम आता है। क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली CHCl3, ठीक है। और इसका एक और यूज होता है क्लोरीन का, इसका ब्लीचिंग पाउडर का, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है ना, ये किसी भी सब्सटेंस को डीकलराइज कर देता है। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। अब देखिए बी पार्ट में पूछा गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है उसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है बेसिकली वो कॉस्टिक सोडा बनाने के काम आता है, ओके। क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, alkali stands for sodium, so chlor-alkali process is basically used for the preparation of caustic soda। caustic soda यानी NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, when NaCl plus H2O यानी आपका जो ब्राइन होता है जो खारा पानी होता है अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ, so when we do the electrolysis of brine then what we get NaOH which is our caustic soda plus hydrogen plus chlorine। so this is the required chemical equation for the chlor-alkali process, ठीक है।
खारा पानी यानी आपको ब्राइन लेना है, ब्राइन में आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। और इन तीनों का यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है, इनको हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मेंशन द पीएच रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स, एक्सप्लेन हाउ एंटासिड्स गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड राइट द नेम ऑफ वन सच एंटासिड। तो ये ए पार्ट है। अब देखिए हमारा जो स्टमक होता है, सो अवर स्टमक हैज पीएच इक्वल टू 2। हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो 2 होता है। और जो एंटासिड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम एंटासिड करते हैं, क्योंकि जो एंटासिड्स होते हैं बेसिकली वो बेस होते हैं, और जो बेस होता है आप सभी को पता है वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। और अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसमें रिलीफ कौन देता है, हमें एंटासिड्स देते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल मैं एंटासिड का आपको देना चाहूंगा, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है डेट इज एन एंटासिड, और ये हमें रिलीफ देगा किसमें, एसिडिटी में। अब देखिए जो अगला पार्ट है उसमें बोला गया है फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है। हाउ डज द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड। तो जैसे ये जो फ्रेश मिल्क है, जो दूध है, दही में चेंज होगा तो इसके पीएच में क्या चेंज आएगा। तो आप सभी को पता है जब दूध से दही बनता है तो जो दही होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज लैक्टिक एसिड, और एसिड्स की वजह से जो दही होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से कम हो जाता है, यानी 6 से भी कम हो जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द कर्ड द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका रीजन हो गया, आप लिख सकते हो पीएच विल डिक्रीज एज इट टर्न्स टू कर्ड बिकॉज कर्ड इज एसिडिक। जो कर्ड होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड की वजह से जो कर्ड होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक होता है। उसके बाद देखिए जो सी पार्ट है उसमें पूछा गया है ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब जो हमारा मिल्कमैन होता है, जो दुधिया होता है, वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है फ्रेश मिल्क में। व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। और ये जो दूध होता है जिसमें जो हमारा मिल्कमैन होता है वो बेकिंग सोडा मिला देता है, ये कुछ टाइम लेता है दही में चेंज होने के लिए। तो हमें इसका रीजन देना है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दूध से दही बनता है तो उसका जो पीएच होता है वो डाउन जाता है। मैंने आपको बताया था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जो मिल्कमैन है, उस मिल्कमैन ने क्योंकि दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया, जिससे जो दूध है उसका जो पीएच है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब जो लैक्टिक एसिड बना है वो सबसे पहले क्या काम करेगा, उस बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि वो बेस है। तो जो स्टार्टिंग में जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो हमारा सबसे पहले जो बेकिंग सोडा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तब जाके फिर वो हमारे दूध के पीएच को कम करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है जो हमारा दूध होता है वो दही में सेट होने के लिए, अगर हम दूध में बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक है, एक और चीज ये है कि जो मिल्कमैन होते हैं वो दूध में बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इसलिए डालते हैं ताकि जो फ्रेश मिल्क है वो काफी टाइम तक हमारा वैसा का वैसा रहे, वो जल्दी से खट्टा ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें बेकिंग सोडा वो नहीं मिलाएगा तो उसका पीएच बहुत ही जल्दी डाउन आ जाएगा, जिससे वो दूध खट्टा हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अगर दूध में हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जो दूधिया होता है वो दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने से जो दूध होता है उसका पीएच इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो काफी टाइम तक खट्टा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेंशन द नेचर ऑफ टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट होती है उसका हमें नेचर बताना है। हाउ डू दे प्रिवेंट टूथ डीके, और ये कैसे हमारे जो दांत वगैरह होती है उसके डीके को रोकती है। तो देखिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, सो जो टूथपेस्ट होता है दे आर बेसिक इन नेचर, दे न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म्ड इन माउथ, और हमारे माउथ में जो एसिड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। ऐसे हमारी जो दातुन वगैरह होती है, नीम की दातुन जो हम करते हैं वो भी हमारी बेसिक होती है, वो भी हमारे माउथ में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट। तो हमें उस एसिड और उस बेस का नाम बताना है जिसके कॉम्बिनेशन से नमक बनता है, कॉमन सॉल्ट बनता है, जो हम खाने में यूज करते हैं। राइट इट्स फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट, नेम द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। तो कहाँ से ये ऑब्टेन होता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि अगर मैं HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करा दूं तो इसके कॉम्बिनेशन से मेरा कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। इसका फॉर्मूला NaCl होता है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो समुद्र का पानी होता है वहां से हमें नमक मिलता है। ठीक है, बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट है वो क्या होता है। तो देखिए जो रॉक सॉल्ट होता है बेसिकली ये कॉमन नेम होता है एक मिनरल का जो हैलाइट होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो नमक होता है उसका एक और सोर्स होता है जो अंडरग्राउंड डिपोजिट होती है। अर्थ के अंदर एक मिनरल होता है हैलाइट, तो नमक का वही हमारा जो रॉक सॉल्ट है वो हमारा कॉमन नेम होता है उस हैलाइट मिनरल का। और देखिए जब हम नमक को अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन इट्स कलर। तो ये जो रॉक सॉल्ट होता है, ये जो हैलाइट मिनरल होता है, ये जो खनिज होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है एंड द रीजन ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर। अब देखिए
जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, NaCl होता है क्योंकि बेसिकली नमक है, और इसका कलर व्हाइट भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसमें किस टाइप की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। क्योंकि जब भी हम नमक को रॉक की फॉर्म में हमें जब भी नमक मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम इसका कलर व्हाइट, ब्लू या येलो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी तरीके की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी इट्स कलर कैन बी व्हाइट, इट्स कलर कैन बी येलो और लाइट ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद देखिए इसमें सी पार्ट भी पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट। तो देखिए अगर मैं ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, खारे पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो क्या होगा। तो अभी एक ऊपर क्वेश्चन आया था क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये वही है। तो जब हम ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यहाँ पे हमें NaOH मिलेगा, कास्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो चलिए 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए मेटल कंपाउंड X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंट। The gas evolved extinguishes a burning candle. If one of the compound formed is calcium sulfate, then what is X and gas evolved? तो देखिए मेरे पास एक मेटल का कंपाउंड है X नाम का, जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेशन हमें मिलती है। एफरवेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे गैस है जो रैपिडली रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ओके, सो द रैपिड एस्केप ऑफ ए गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एफरवेसेंट। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब ये रिएक्शन के बाद जो गैस निकलती है ये हमारी कैंडल को भी बुझा देती है, मोमबत्ती को भी। और वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक कंपाउंड जो बना है वो कैल्शियम सल्फेट है, तो X का नाम बताओ और गैस का नाम बताओ। तो आप सभी को पता है जो गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारी मोमबत्ती को एक्सटिंग्विश कर देगी, और वो जब गैस निकलती है कहीं से भी तो एक ब्रिस्क एफरवेशन होता है ना, एक रैपिड एस्केप होता है, बहुत जल्दी से निकलती है। तो ये जो आपका मेटल कंपाउंड X होगा ये आपका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो X कंपाउंड होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊंगा तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस आपका वाटर बनेगा प्लस CO2 गैस निकलेगी। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन CaCO3 प्लस H2SO4 इट गोज टू CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन। उसके बाद देखिए इसमें आगे पूछा गया है नेम वन एंटासिड। एक एंटासिड का नाम बताओ। तो आप सभी को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा जो होता है NaCO3 वो एंटासिड होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी हमारा एंटासिड होता है। हाउ डज इट हेल्प टू रिलीव इंडाइजेशन। तो आप सभी को पता है इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड फ्रॉम इन द स्टमक। तो स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। आगे पूछा गया है ए फार्मर ट्रीट्स द सॉइल विद क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल। तो जो किसान होता है वो मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट या क्विक लाइम चूना होता है उसे मिला देता है। तो नेचर ऑफ सॉइल बताना है कि यार वो मिट्टी कैसी थी। व्हाई डज द फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम, और उसने ऐसा क्यों किया। तो देखिए जो हमारा क्विक लाइम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये हमारा बेस होता है। तो इसका मतलब जो हमारी मिट्टी थी वो हमारी एसिडिक थी, जिसकी वजह से जो फार्मर है उसने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया। तो अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर होता है और मिट्टी हमारी एसिडिक है, तो उस एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो फार्मर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाता है उस सॉल्ट में, उसमें मिट्टी में, क्योंकि वो हमारी एसिडिक होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वन सॉल्ट विच कंटेन्स। तो हमें नाम और फॉर्मूला बताना है एक सॉल्ट का, विच कंटेन्स, ए पार्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो आप सभी को पता है जो हमारा जिप्सम होता है, सो जिप्सम या आप कह सकते हो कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, है ना, CaSO4.2H2O। तो इसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। देन बी पार्ट है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में होते हैं। तो अगर मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है विच इज हाइड्रेटेड, तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O। सो दिस इज हाइड्रेटेड। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 10 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं किसमें, आप सभी को पता है जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, यानी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.10H2O। So it contains 10 molecules of water of crystallization. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The metal salt A is blue in color. When salt A is heated strongly over a burner, then a substance B is eliminated and a white powder C is left behind. तो देखिए एक मेटल सॉल्ट A है मेरे पास जो ब्लू कलर का है। तो आप सभी को पता है वो मेटल सॉल्ट जो ब्लू कलर का होता है दैट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज CuSO4.5H2O। तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि वो हाइड्रेटेड होता है, बिकॉज इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे ही हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं
ठीक है, तो एक सब्सटेंस बी एलिमिनेट होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है और अगर मैं उसे हीट कर दूंगा तो उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। एंड ए व्हाइट पाउडर सी इज लेफ्ट बिहाइंड। तो देखिए जो बी सब्सटेंस है आपका जो एलिमिनेट हो रहा है कौन है, वो यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट .5H2O ये मेरा सॉल्ट था, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड वाला सॉल्ट था। जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से 5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे और मेरा जो व्हाइट पाउडर बचेगा सी, वो हमारा क्या होगा, वो मेरा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा, क्योंकि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल तो निकल गए जब मैंने उसको हीट किया। तो अब यहाँ पे जो सॉल्ट बचेगा उसमें पानी तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो ये मेरा एनहाइड्रस होगा, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। आगे पूछ रहा है वो, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड डी आर एडेड टू पाउडर सी। तो इस पाउडर सी में अगर मैं थोड़ा सा डी लिक्विड ऐड कर देता हूं तो वो दोबारा ब्लू हो जाता है। देखिए अभी क्या सीन था, मेरे पास स्टार्टिंग में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, उसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, मैंने उसको हीट किया, उसमें से पानी निकल गया, वो एनहाइड्रस बन गया। अब मैं उसमें दोबारा अगर ऐड कर दूंगा, किसको, वाटर को ऐड कर दूंगा, सो अगेन वो हाइड्रेटेड बन जाएगा। तो आपका जो डी लिक्विड है वो आपका वाटर है उस सी पाउडर में जो आप ऐड कर रहे हो, और वो दोबारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी ए आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा, बी आपका यहाँ पे वाटर होगा, सी यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट होगा विच इज एनहाइड्रस, और डी आपका जो यहाँ पे होगा वो आपका क्या होगा, अगेन वाटर होगा। सो देखिए अब इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट। हमें कुछ सॉल्ट गिवन है यहाँ पे, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट गिवन है, NaCl नमक गिवन है हमें, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमें गिवन है, CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट हमें गिवन है, पोटेशियम सल्फेट हमें गिवन है, एंड अमोनियम सल्फेट हमें गिवन है। और हमसे बोला गया है कि कौन सा सॉल्ट हमें ए पार्ट में एसिडिक सॉल्यूशन देगा, बी पार्ट में पूछा गया है न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, और सी पार्ट में पूछा गया है बेसिक सॉल्यूशन देगा। तो आप सभी को पता है एसिडिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, वीक बेस के साथ करा देते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और हमें बेसिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हमारा वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्योंकि अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो बेस वीक है, तो हमारा एसिड इफेक्ट मिलेगा हमें। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो बेसिक इफेक्ट हमें मिलेगा। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। तो देखिए जो हमारा NH4Cl होगा और हमारा जो NH42SO4 होगा, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन देगा। और बी पार्ट में हमसे पूछा है न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो हमारा जो NaCl होगा जो नमक होगा, और जो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होगा, ये हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। और सी पार्ट में पूछा गया बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन हमें देगा Na2CO3 और CH3COONA। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए पार्ट में आपसे पूछा गया था एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था NH4Cl। अब देखिए ये जो आपका NH4Cl होता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विच इज HCl, और आपका एक वीक बेस होता है विच इज NH4OH, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके से आपका जो NH42SO4 होता है, आपका जो अमोनियम सल्फेट होता है, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एक वीक बेस विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके से जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें जो आपका NaCl हो गया, NaCl कैसे बनता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं विच इज अवर NaOH, ठीक है, तो हमारा NaCl बनता है। इसी तरीके से जो पोटेशियम सल्फेट बनता है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। और बेसिक सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और हमारा वीक एसिड कौन हो गया, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 हो गया। तो इसके कॉम्बिनेशन से Na2CO3 बनता है। ओके, so I hope you understand all the questions very well. If in case you have any doubt or query related to any question, then feel free to ask and post that query in the comment section. I will definitely answer your query. Thanks for watching the video.